अस्सलाम वालेकुम, अली शाह हियर। मेरे से बार-बार लोग कहते हैं कि वीडियोस बनाएं, स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में, कंपनीज़ के बारे में हमें बताएं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी आने वाले दिनों में और पीछे उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। एफएफसी के बारे में बताएं, लकी सीमेंट का बताएं, मार्डी का बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं इनके ऊपर एक-एक वीडियो बनाना शुरू करने लगा हूँ और आज की वीडियो है सिस्टम्स लिमिटेड, जो पाकिस्तान की नंबर 1 आईटी कंपनी है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, अभी इसका स्टॉक कहाँ खड़ा हुआ है, इसके साथ साथ कंपनी की सिचुएशन क्या है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और उसके स्टॉक में कितनी बेहतरी आ सकती है अगले कुछ सालों में। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अब जो वीडियोस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। आइए चलते हैं वीडियो की जाने। आज हम बात करने जा रहे हैं उस आईटी कंपनी की जो कि फेवरेट कंपनी है जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं या आईटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और वो ये समझते हैं कि चूँकि वो आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको आईटी कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मैं आपको अपफ्रंट बताता चलूँ कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अनरिलेटेड सेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आपका ताल्लुक आईटी से है, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आपको नॉन आईटी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक ही कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि आईटी कंपनी होने की वजह से आपकी फेवरेट कंपनी और आप इसी में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन बेहतरी आपकी इसी में होगी कि अगर आप अनरिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर एक सेक्टर डाउन जाता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स पे नहीं होता। सिस्टम्स लिमिटेड का आगाज 1977 में हुआ था और उसकी बुनियाद रखी थी मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन बाबर अली साहब ने। और उसके बाद 2014 में इसका आईपीओ हुआ था। उसके बाद 2019 वो अहम साल था जब कंपनी ने इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू की थी और ज़्यादा फोकस किया था जीसीसी कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के ऊपर। इस कंपनी की जो सीईओ हैं उनका नाम है आसिफ पीर। किसी भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी टीम होती है और इस कंपनी में ज़्यादातर जो ओनर्स हैं वो कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज़ ही हैं और ये एम्प्लॉयज़ ड्रिवन कंपनी है और मेरे ख्याल में ये इसकी कामयाबी का एक बहुत अहम राज है। इसके साथ-साथ अगर हम इसके मज़ीद स्ट्रेंथ्स को देखें, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो आईटी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है पाकिस्तान से बाहर। जैसे इनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस है मिडल ईस्ट रीजन पे, जीसीसी कंट्रीज़ में, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और दूसरे कंट्रीज़ शामिल हैं और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी। तो ये काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका फ़ोकस अब इन मार्केट्स के ऊपर है। तो इनका एक बेहतरीन यूएसपी ये है कि जो पाकिस्तान में वर्कफ़ोर्स है आपको पता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ सस्ती है, चीपर है, जिसकी वजह से यहाँ बैठ के अगर आप काम करें तो आपके प्रॉफ़िट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस केस में जो सिस्टम्स लिमिटेड है, इनकी ग्रोथ का मार्जिन यूजुअली दे आर ग्रोइंग 20 टू 25% एवरी ईयर। इसी वजह से सिस्टम्स की जो पिछले कुछ सालों की हम परफॉर्मेंस देखें, प्रोग्रेस देखें, तो एक आपको स्टेडी इंक्रीज़ नज़र आएगी इनकी ग्रोथ में 20 टू 25% की। अब ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि जो सिस्टम्स लिमिटेड है उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले कुछ सालों में जितना अच्छा केएसई 100 इंडेक्स ने परफॉर्म किया है। इंडेक्स 3 गुना हुआ है लेकिन सिस्टम्स का स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो इसकी वजह ये है कि इनका बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस है वो आईटी की एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। इनका ज़्यादा काम जीसीसी कंट्रीज़ में होता है या नॉर्थ अमेरिका वगैरह में होता है। तो इनकी जो पेमेंट्स हैं, उनका दारोमदार पाकिस्तान के हालात के ऊपर नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बेहतर होते हैं, तो इनको इतना ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के मौशी हालात अगर खुदा न ख़ास्ता टफ़ होते हैं, तो उसका भी ज़्यादा इम्पैक्ट सिस्टम्स पे नहीं होता। अभी अगर देखा जाए तो सिस्टम्स का स्टॉक ₹137 पे है। लेकिन मैटिस ग्लोबल ने ये खबर दी है और उन्होंने जीएस ग्लोबल की प्रेडिक्शन शेयर की है कि ये जून 2026 तक ₹180 पे भी जा सकता है, जो जहाँ से हम अभी खड़े हुए हैं वहाँ से 35% इंक्रीज़ होगा। सिस्टम्स पाकिस्तान की लार्जेस्ट लिस्टेड आईटी सर्विसेज कंपनी है जो कि एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के लिए और इसके साथ-साथ क्लाउड एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सिस्टम्स के क्लाइंट्स में रिटेल कंपनीज, बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज और हेल्थ केयर शामिल है और इनका जो 87% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट्स से आता है। सिस्टम की जो ज़्यादा ग्रोथ है वो मीना रीजन में, मिडल ईस्ट और अफ्रीका रीजन में हो रही है, जहाँ पे इनकी जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ हैं, टॉप लाइन रेवेन्यू उसका 59% यहाँ से आता है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि इनका जो रेवेन्यू है मीना रीजन का, वो 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसमें देखने में आई है 2024 में। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये अगले 5 सालों में इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो ओवर 70% रहेगा। और इसमें जो बुनियादी वजह है वो इनका जो 80% है वो सऊदी अरेबिया और यूएई से एक्सपेक्टेड है। सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, डिजिटाइजेशन के ऊपर और उनके आपको पता है जैसे यूएई में, दुबई में जेटेक्स कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, तो सऊदी अरेबिया में
लीप कॉन्फ्रेंस होती है जो कि काफ़ी उसका स्केल बढ़ता जा रहा है चार्टेक्स के मुकाबले में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इसका सिस्टम्स का मीना रीजन का मिडल ईस्ट और अफ्रीका का रेवेन्यू है, वो 2021 से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2027 के एंड तक ये 84 बिलियन रुपीस को क्रॉस कर जाएगा। इसके साथ-साथ जो बाकी ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनमें भी इनकी पेनिट्रेशन ठीक-ठाक है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में पिछले 28 साल से ये लोग प्रेज़ेंट हैं और वहाँ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 5 सालों के लिए इनका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो ओवर 19% होगा। तो नॉर्थ अमेरिका रीजन में जो इनके जो ज़्यादा इंक्रीज़ आ रही है रेवेन्यू में, वो बेसिकली आ रही है जो क्लाउड माइग्रेशन सर्विसेज इनकी हैं, इसके अलावा डेटा लेड स्ट्रैटेजीज़ हैं और इसके साथ-साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इन रिटेल एंड सीपीजी सेक्टर्स। अगर एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ शो की है 73% ईयर ऑन ईयर इन द ईयर 2024। सिस्टम्स की एक अच्छी बात ये है कि दे आर वेरी गुड इन फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और एक्विजिशंस, और यही वजह है कि इनका एक यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट या मोट ये भी है कि जो इनके पास टेमनोस जो दुनिया का बेहतरीन बैंकिंग सॉफ्टवेयर समझा जाता है, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल के साथ इनके पास एक्सेस है। इसका ये मतलब है कि अगर टेमनोस को कोई भी इनका बैंकिंग क्लाइंट, कोई बैंक रीच आउट करता है इन रीजन से, तो उनके पास सबसे पहला जो चॉइस है, टेमनोस वुड रिकमेंड देम कि वो सिस्टम्स के थ्रू ये काम करवाएं। अगर सिस्टम वो चीज़ नहीं कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो किसी और वेंडर के पास जाएंगे एज अ पार्टनर ऑफ टेमनोस। तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दैट सिस्टम्स हैज़ गॉट बाय एक्वायरिंग अ रीजनल पार्टनर ऑफ टेमनोस। इनका टेलीकॉम सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें लास्ट ईयर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 31% की देखने में आई है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल रेवेन्यू का 23%, प्राइमरली ड्यू टू डिजिटल इनोवेशन के जो प्रोजेक्ट्स ये लार्ज टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं। इसके 94% से ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ हैं वो यूएस डॉलर्स में हैं, तो दैट प्रोवाइड्स इट अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट द रूपी डिवैल्यूएशन। जो पाकिस्तानी रुपी जब डेप्रिशिएट होता है, उसकी वजह से इसके ऊपर कोई बुरे असरात नहीं पड़ते, बिकॉज़ इसका ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो डॉलर्स में है। और यही वजह जो पाकिस्तानी आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो सिस्टम्स को इंटरनेशनल तनाजुर में लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो पाकिस्तान में चैलेंजेस आ रहे होते हैं उनका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा होता। सिस्टम्स की एक और अच्छी बात है कि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। दे लुक एट कि दुनिया किधर को जा रही है, जैसे अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, तो ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजिकली कौन सी कंपनी इनके लिए अच्छी साबित हो सकती है, तो उसको ये या तो एक्वायर कर लेते हैं या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे इन्होंने बैट एसएए सर्विसेज को एक्वायर किया, जो कि की प्रोवाइडर आईटी लेड सर्विसेज का, और इसकी वजह से इनका ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ गया। और इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल है जो इनके सीईओ हैं सिस्टम्स लिमिटेड के, आसिफ पीर। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इन्होंने फर्स्ट एआई लेड फिजिशियन असिस्टेंट लॉन्च किया है हेमी के नाम से, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है मेडिकल के फील्ड में। इस तरह का जो इनका इनोवेशन माइंडसेट है, एंड दुनिया जिधर को जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, तो ये उसके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो मेरे नज़दीक जो सिस्टम का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। चैलेंजेस से पहले एक और अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली आपको मालूम है कि इंडिया के ऊपर ट्रंप ने यूएस की तरफ से काफ़ी हैवी 50% के टैरिफ्स इम्पोज किए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और यही बात आसिफ पीर ने भी रिसेंटली यही बात की है कि ये पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये चीज़ हमें देखने में नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 40% का इंक्रीज़ देखने में आया है जुलाई के मंथ में। अब बात करते हैं कि सिस्टम्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं एज अ कंपनी, जिसकी वजह से इनके स्टॉक की प्राइस भी नीचे की तरफ जा सकती है। तो एक तो चीज़ है जो मिडल ईस्ट है, उसमें इमारताइजेशन के ऊपर फोकस हो रहा है, जो ज़्यादातर वो अपने लोगों को और अपनी कंपनीज को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ इसको एड्रेस करने के लिए जो मेरे नज़दीक सिस्टम की स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी अच्छी है, वो ये है कि इन्होंने इजिप्ट में अरबिक स्पीकिंग स्टाफ को हायर करना शुरू कर दिया। 200 से ज़्यादा स्टाफ इन्होंने वो हायर किया है, ताकि जो रीजन है उसमें ये अरबिक स्पीकिंग लोगों के साथ काम कर सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरा रिस्क है वो ये भी हो सकता है कि जो जो ट्रेडिशनल या लेगेसी आईटी मॉडल्स हैं वो रिप्लेस होने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, विच पोजेज अ रिस्क टू द जो पहले इनके पुराने सिस्टम्स हैं। तो सिस्टम्स को चाहिए कि वो अपने सिस्टम्स को बड़ी तेज़ी के साथ अपग्रेड करें, ताकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो इनोवेशन आ रही है उसके साथ साथ अपने आप को अपडेट कर सकें और कंपेटिटिव रह सकें। अगर पाकिस्तान का रुपया अप्रिशिएट करता है तो ये भी सिस्टम के लिए एक रिस्क है, क्योंकि इनके 94% से ज़्यादा रेवेन्यू यूएस डॉलर बेस्ड है। अगर पाकिस्तानी रुपया स्ट्रेंथन होता है तो फिर ये इनके जो फॉरेक्स गेन है वो रिड्यूस हो जाएंगे। और एक और रिस्क ये है कि अगर टैक्स रेजीम चेंज होती है तो उसका भी सिस्टम्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अभी फेवरेबल इनको एक टैक्स कट मिला हुआ है 0.25% का, और ये जून 2026 में एक्सपायर हो रहा है। और अगर ये
2026 में ख़त्म होता है तो ये इट विल फॉल बैक टू द स्टैंडर्ड 29% कॉर्पोरेट टैक्स और इसके साथ-साथ जो 10% सुपर टैक्स का लगता है। तो उसकी वजह से जो इनकी अर्निंग्स फ़ोरकास्टेड हैं 2027 की, वो पर शेयर 22% के हिसाब से नीचे आ सकती हैं। तो जनाब ये था सिस्टम्स का एनालिसिस, हमने इसको डिटेल में कवर किया। हमने आपको ये भी बताया कि कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, अब कहाँ खड़ी हुई है, इसके स्टॉक की क्या प्राइस है और इसकी क्या फ़ोरकास्ट है कि आगे ये कहाँ जा सकती है। तो मेरे ख़्याल में इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इनकी जो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोज़ीशनिंग है और उसके साथ-साथ जो इनकी एक नेचुरल हेज है अगेंस्ट पाकिस्तान रूपी, और इसके अलावा जो इन्होंने रोबस्ट फ्री कैश फ्लोज़ इनके पास मौजूद हैं और इसके साथ-साथ जो इनके कोर वर्टिकल में ये एक्सपैंड कर रहे हैं नए-नए ज्योग्राफ़ीज़ में, ये सारी चीज़ें इसको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बनाती हैं जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद अच्छी तरह समझ-बूझ लेने के बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कंसीडर करनी चाहिए। क्या आपने सिस्टम्स लिमिटेड में इन्वेस्ट किया हुआ है? आपने इसमें कब इन्वेस्ट किया था और अभी उसमें कितनी की एप्रिसिएशन आ चुकी है? अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। इसके साथ-साथ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप समझते हैं कि हमें अगली वीडियोज़ उनके ऊपर बनानी चाहिए? इसको भी कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।